अच्छा जी। लास्ट जब हम कर्सर्स पढ़ रहे थे तो हमने एडवांस कर्सर का कुछ पोर्शन पढ़ लिया था, जिससे क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? कर्सर विद पैरामीटर। कर्सर नेम और उसके आगे पैरामीटर नेम और पैरामीटर डेटा टाइप, और आगे इसके बाद कोई भी एनी फ्लेक्स देती, और जब कर्सर को ओपन कराते थे तो वो पैरामीटर पास होता है। तो पास पैरामीटर वैल्यू टू कर्सर व्हेन कर्सर इज ओपन इन क्यूरी एग्जीक्यूट। जब आप पैरामीटर पास करते हैं तो उस वक्त क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। और इसी इसी तरह आप जो अपना बनाया हुआ कर्सर है उसको एक ही कर्सर को बार बार डिफरेंट एक्टिव सेट से ओपन करवा सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, उसमें दो पैरामीटर यूज किया रहा है इस कर्सर से। डिपार्टमेंट में जो हमने लास्ट समय कुछ किया था यहीं पे ही डिफाइन हो सकता है। हाँ, यही में डिफाइन जितने चाहे 3 4 5 जितने चाहे डिफाइन करना है उसको सिलेक्ट में यूज करने हैं। जब ओपन कराएंगे तो ये पैरामीटर को लेकर कर सकते हैं। ये देखा ना, तो पहले प्रोसेस ओपन करवाया एटी पे इस जॉब पे, और फिर इसको 60 भी ओपन करवाया आईटी प्रोग्राम पे। अच्छा, अब इसमें जो नई चीज पढ़ने वाली है वो है फॉर आपके कर्सर हमने बनाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने डीएमएल वाला चैप्टर पढ़ा था एचक्यू के अंदर, उसमें आपने लॉकिंग पढ़ी थी। इम्प्लिसिट लॉकिंग होती है। ऑरेकल क्या करता है, रो लेवल पे इंक्लूसिव लॉक लगाता है और टेबल लेवल पे शेयर लॉक हो गया। और वो लॉक इसलिए लगाता है कि अगर एक यूजर ने चेंजेस किए एक रिकॉर्ड पे, तो अगर वो रिकॉर्ड लॉक हो गया है डीएमएल के केस में, तो दूसरा यूजर उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई ना कर सके जब तक वो कमिट या रोल बैक, जब तक वो रिकॉर्ड फाइनल नहीं हो सकती। अगर वो रिकॉर्ड लॉक रहेगा तो दूसरे यूजर उसी रिकॉर्ड को बार बार छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, उनके सेशन हैंग हो जाएंगे। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। अच्छा, लॉकिंग किस किस स्टेटमेंट में होती है? इंसर्ट पे, डिलीट पे, अपडेट पे, मर्ज पे। क्या लॉकिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट पे होती है? सिलेक्ट स्टेटमेंट खाली भी होता है ना, हर यूजर देख सकता है। फर्क ये होगा कि जो यूजर देखेगा वो सिर्फ खाली कमिटेड रिकॉर्ड देखे। हर यूजर अगर एक यूजर दूसरे यूजर का डाटा देखेगा तो उससे खाली क्या देखेगा? कमिटेड रिकॉर्ड देखेगा। जो यूजर खुद चेंज कर रहा है वो तो अपने रिकॉर्ड देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कर्सर बनाया, ठीक है, वही जो मैं बात कर रहा था। असाइनमेंट दी है आपने? तो पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, अभी कल स्टार्ट हाँ, तो करूँगा। दो मैंने आपको दो असाइनमेंट दी हुई है, एक एक कर्सर के साथ और एक विदाउट कर्सर के साथ। ठीक है, अच्छा। अब एक हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उस प्रोग्राम में क्या कर रहा है वही मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि 3000 एम्प्लॉई एक्टिव पकड़ता है, 4000 एम्प्लॉई एक्टिव पकड़ता है, और हर रिकॉर्ड को जब वो उसका एक्टिव सेट बना लेता है तो वहां से वो रिकॉर्ड वन बाय वन प्रोसेस करता है, वेरिएबल में लाता है, और फिर उसके ऊपर जो भी इंक्रीमेंट के पैरामीटर आपने सेट किए हुए उस रिकॉर्ड को वो प्रोसेस करता है। फिर जो उसकी इंक्रीमेंट फाइनल होती है उस एम्प्लॉय की उस टेबल में जाके अपडेट करता है। तो ये वाला जो है क्या करता है, हर रिकॉर्ड पे ये हर रिकॉर्ड पे वो प्रोसेस करते हैं। तो अब अगर 4000 एम्प्लॉई होंगे तो ये रिकॉर्ड प्रोसेस करने में क्या फौरन हो जाए? कुछ टाइम लेगा, लेगा ना। उसने हर एम्प्लॉय को पकड़ना है, वेरिएबल्स में रखना है, प्रोसेस करना है, इंक्रीमेंट डिफाइन करना है, फिर उसको वेरिएबल में रखना है, वापस नया इंक्रीमेंट बनाना है, फिर टेबल में जाके अपडेट करना है। तो ये एक ही एम्प्लॉय के ऊपर एक रिकॉर्ड पे इतने मल्टीपल प्रोसेस है, इतने मल्टीपल स्टेप्स है, तो हर एक के ऊपर अगर सपोज अगर एक रिकॉर्ड पे 10 स्टेप्स होने हैं एक एम्प्लॉय के, तो अंदाजा करना है कि 4000 एम्प्लॉय पे कितने स्टेप्स आपके बन जाएंगे। तो जाहिर बात है कि टाइम तो लेगा। अब ये प्रोग्राम आपने बनाया, अब इस प्रोग्राम को कहीं आप जब आगे जाकर डाटा एंट्री फॉर्म्स बनाएंगे तो उसको बटन के पीछे आप वो प्रोग्राम देखेंगे कि इसको क्लिक करें कि वो प्रोसेस शुरू हो जाए।
4000 एम्प्लॉय को पकड़ेगा शुरू हो जाएगा। यानी कि ये एंड यूजर को आप ऐसे ही देंगे ना, ये कोई फॉर्म पे बटन होगा, उसके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो PL/SQL का जो हमने प्रोग्राम बनाया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो मल्टीपल यूजर एप्लीकेशन होती हैं। उस एप्लीकेशन आपने बनाई है, ये मत सोचे कि उसी किसी एक बंदे ने यूज करनी है। उस एप्लीकेशन को यूज करने वाले मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि एक HR, क्योंकि ये जो आपकी एप्लीकेशन बनानी है HR की, एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट वगैरह, तो ये HR की एप्लीकेशन में आ जाएगा ना। तो एक HR डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। मल्टीपल एम्प्लॉयज जो हैं वो उस पे एक ही एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब अगर एक एम्प्लॉय ने बटन पे क्लिक कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा कि वो 4000 एम्प्लॉय का एक्टिव सेट बन गया, शुरू हो गया। इन द मीन टाइम के दूसरा यूजर ने भी यही हरकत की, उसने भी बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्या होना चाहिए, किसकी मानेगा वो? क्या दूसरा वाले का एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्यों? वो लॉक है उसका, क्या लॉक है? जब वो अपडेट कर रहे हैं तो उससे लॉक नहीं देगा। वो रिकॉर्ड, हाँ, वो जितना जो जो भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो एक्टिव सेट बना वो तो लॉक नहीं हुआ ना। हाँ, जो एक्टिव सेट बना क्या वो लॉक हुआ है? नहीं। उसके आगे जब वो प्रोसेस करना शुरू करेगा तब लॉक होंगे ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि उसका एक्टिव सेट बनने में ही, वो सारे एम्प्लॉय निकालने में 2-3 मिनट ले गया, एक्टिव सेट बन गया ना। ठीक है, तो आगे जब एक्टिव सेट बनेगा उसके बाद शुरू करेगा टेबल पे वापस वगैरह, फिर आगे वो तो आगे की बात है, उसमें फिर वो आगे डिसीजन मेकिंग अभी तो करना है ना कि क्या फैक्टर्स देने इंक्रीमेंट के, फिर जाके उसमें कहीं टेबल एंड पे जाके कहीं टेबल को अपडेट कर। तो इतनी देर में दूसरा यूजर तो प्रोग्राम चला सकता है ना। इसका मतलब दूसरे यूजर का भी प्रोग्राम चल जाएगा, चल जाएगा ना। अगर दोनों प्रोग्राम 1-2 मिनट के फर्क पे चल जाते हैं तो फिर क्या होगा कि एंड पे जाके कोलैप्स ही हो जाएगा ना आपस में, वो भी लॉकिंग करेगा, ये भी लॉकिंग करेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि अगर दूसरा बंदा प्रोग्राम चलाता है तो उसको फौरन इमीडिएट मैसेज आ जाए, भाई ये रिकॉर्ड लॉक्ड है। फिर ऑरेकल हमें फैसिलिटी जो है वो हमें देता है कि आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लेवल पे जो रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं उनको भी लॉक करवा सकते हैं, एक्सप्लिसिट लॉकिंग। यानी कि जो कर्सर्स के अंदर जो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसके नीचे एक फॉर अपडेट क्लॉज लगाएं, जिससे पर्पस क्या होगा कि वो रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। जब कोई दूसरा पर्सन उन रिकॉर्ड को देखना चाहेगा तो देख ले, लेकिन उसको दोबारा लॉक। अब क्या होगा जब एक कर्सर ने वो रिकॉर्ड सिलेक्ट स्टेटमेंट में लॉक कर दिए, तो 1 मिनट के वक्फे से दूसरे सेशन में वो जो चलाएगा प्रोग्राम, तो उसको फौरन मैसेज आ जाएगा, भाई ये रिकॉर्ड जो है लॉक है। ठीक हो गया। तो इसी जो पर्पस पे ऑरेकल ने ना आपको दी है कि आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी आप रिकॉर्ड को लॉक कर सकते हैं। उसमें आप क्या देंगे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर जो भी आपकी है, सपोज आपने कहा कि 20, और यहाँ पे आप एक लगाएंगे फॉर अपडेट, फॉर अपडेट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड लॉक हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड अब क्या हो गए, ऑरेकल सर्वर ने लॉक कर दिए। अब इसकी पहचान ये है कि अगर मैं कोई और सेशन खोलता हूं दूसरा, तो यहां पे क्या आ रहा है कि क्या हो गया, सेशन हैंग हो गया। इवन कि दूसरा यूजर इन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई डीएमएल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपने एक्सप्रेशन। अब ये लॉक कब टूटेगा, जब आप रोल बैक या कमिट कहेंगे। अब आप देखेंगे ये रिकॉर्ड प्रोसेस हो, जब भी कोई बटन प्रोग्राम करना होगा उससे पहले एक्सप्लिसिटली लॉक करना होगा वो यानी कि अगर आप खास तौर पे जब आप कर्सर्स बनाते हैं ना, तो कर्सर्स में आप सिलेक्शन के साथ फॉर अपडेट भी लिखें, बेहतर प्रैक्टिस है। तो भी मैं रोल ऐड कर दूँ। अब दोनों साइड पे कोई रिकॉर्ड लॉक नहीं है। अच्छा,
इसको रोल बैक करने से जो है ना, वो उसने तो लॉक नहीं किया था तो क्या नहीं, वो फिर जब इसने किया तो उसकी स्टेटमेंट प्रोसेस हो गई ना, फिर उसके बाद वो क्या चली नहीं, चल तो गई है ना, सही। तो उसने लॉक हुआ, मैंने उसका भी रोल बैक कर दिया। अच्छा, तो अगर मैंने अब ये कहता हूँ फॉर अपडेट, दोबारा लॉक हो गया। अच्छा, अब मैं बजाय कि अगला यूजर जो है वो वेट में चला जाए तो कोई मैसेज आए, तो यहाँ पे आप देखें नो वेट, क्या हुआ, फर्स्ट लिखे हैं तो आएंगे, यानी कि अगर आप साथ में नो वेट लगा देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, ये होगा तो फौरन फौरन आपको मैसेज डिस्प्ले कर ये नहीं देगा। लगेगा इसलिए सिस्टम में आ इसलिए दोनों साइड पे आप साथ में यहाँ पे क्या लगाएं, फॉर अपडेट गया। नो वेट। तो जब आप कर्सर कोई भी लिखें तो नीचे फॉर में क्या कर दें, फॉर अपडेट नो वेट। अब ये पूरा रिकॉर्ड लॉक हो जाता है, लेकिन आप अगर चाहें तो पर्टिकुलर कॉलम को भी लॉक करवा सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, ये देखें ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्सर बनाया जो भी आपकी लॉजिक थी, जो भी आप लिखते आए हैं, और एंड पे क्या कर दें, फॉर अपडेट। अब फॉर अपडेट ऑफ, यहाँ पे मैंने कहा था फॉर अपडेट नो वेट, अब ये है पर्टिकुलर सिर्फ कौन सा कॉलम होगा लॉक, सैलरी का। ठीक है, तो आप ये इसमें कर सकते हैं, जैसे ये कंप्लीट एग्जांपल है ये वाली, ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, वेयर करंट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे करंट ऑफ क्लास का भी इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो ये समझ लें कि कर्सर नेम, ये उसकी एनी क्यूरी, और नीचे क्या कह दिया, और आगे कर्सर डिक्लेयर किया, कर्सर ओपन नहीं करवाया, यानी कि कर्सर फॉर लूप। कर्सर फॉर लूप की पहचान क्या होती है, ये कर्सर नेम इनके बाद आता है, ठीक है, और जो कर्सर का स्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से एम्प अंडरस्कोर रिकॉर्ड जो भी नाम रखेंगे उस हिसाब से इम्प्लिसिट टीएल सीक्वेंस रिकॉर्ड वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। अगर वैसे भी अगर नॉर्मल लूप हो, अगर यहाँ कोई नंबर वगैरह आई वगैरह लगाते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। तो फॉर लूप की खासियत ये होती है कि फॉर लूप के बाद जो भी आप जिस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर कर्सर का कर रहे हैं तो उसमें जो कर्सर का स्ट्रक्चर है अंदर कॉलम्स का, वो खुद ब खुद उस हिसाब से बना लेगा। अब वो लूप शुरू हुआ और उसने जब उसने कर्सर से रिकॉर्ड फेच करके पहला रिकॉर्ड रखा तो उसमें कोई ना कोई सैलरी तो आई होगी ना, तो उसको गेट कर रहा है क्या कि अगर एम्प अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट सैलरी क्या है लेस देन 5000 है तो फिर क्या करे, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 5000 से कम है उनकी सैलरी में क्या करे, 10% का इंक्रीमेंट दे। ये कह रहा है ना, जिन लोगों की सैलरी क्या है 5000 से कम है उनकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट दे। अच्छा, अभी उसने ये यहां से कर्सर से, अभी ये सिर्फ एक रिकॉर्ड पे प्रोसेस हुआ है ना अभी, यानी कि उस एक्टिव सेट से जो सेल कर्सर नाम है उसका, उसमें से एक रिकॉर्ड निकाला, वो रिकॉर्ड कहां पे रखा, एम्प अंडरस्कोर रिकॉर्ड में रखा। आपने जब वो रिकॉर्ड अभी रखा है उसको आगे मजीद प्रोसेस कर रहे हैं, अब अगले रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे कि अगला रिकॉर्ड टच हो रहा है, अभी वो जो रिकॉर्ड उसने रखा है उसी रिकॉर्ड के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर सैलरी 5000 से कम हो तो देन उसी रिकॉर्ड को देखते हुए क्या करे, अपडेट कर दे। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि जो रिकॉर्ड उसने फेच किया है, जो रिकॉर्ड उसने कर्सर से फेच किया है, उस रिकॉर्ड का कोई ना कोई तो रो आईडी होगा ना, रो आईडी होता है ना, हर रिकॉर्ड का एक रो आईडी होता है। जो रिकॉर्ड उसने फेच किया है, फेच करके कहाँ रखा है, एम्प अंडरस्कोर रिकॉर्ड में, तो उसकी रो आईडी को लेके अपडेट कर दे रिकॉर्ड को। वेयर करंट ऑफ का मतलब यही है, वेयर करंट ऑफ वो कर्सर का रेफरेंस दे रहा है कि जो रिकॉर्ड फेच करके रखेगा उसमें से उसकी रो आईडी भी होगी, और वो जब टेबल में आप करोगे, जब आप वेयर करंट ऑफ लगाओगे तो वो क्या करेगा कि रो आईडी की बेसिस पे जो रिकॉर्ड फेच हुआ है उसकी रो आईडी लेके टेबल में ले चला जाएगा और रिकॉर्ड फेच हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसी तरह अब ये जितने जो रिकॉर्ड हैं उन सब पे ये स्टेप बारी बारी परफॉर्म होगा। जो ही इसमें वो एक्टिव सेट बनता जाएगा साथ साथ ये चेंज होते जाएगा। एक्टिव सेट बनता जाएगा क्या मतलब, ओपन करेंगे ना, ओपन तो इस दफा हो गया ना, ये यानी कि वो
हम तो उसको कर्सर एक्सेस को ओपन नहीं कर रहे, बल्कि ये तो मिलता है ना कर्सर फॉर लूप में तीनों स्टेप ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि ओपन एंड फेच एंड क्लोज। तो क्लोज कब होगा? जब वो उस एक्सेस सारी रिकॉर्ड खाली हो जाएंगे, और ओपन जब आप ये फॉर स्टेटमेंट देते हैं, और फेच शुरू हो जाएगा जब लूप पे शुरू हो जाएगा, तो फेच स्टेटमेंट। तो मतलब ये है कि जो जो रिकॉर्ड फेच करता जा रहा है उसकी कोई ना कोई रो आईडी तो है ना, ठीक है। वो रो आईडी लेके कहाँ चला जाएगा? टेबल पे, जो आप वेयर करंट ऑफ, वो उसको बता रहा है कि तुम रो आईडी लेके इस टेबल में वो वाली रो आईडी अपडेट करो। तो इस तरह क्या होगा, ये मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है उसी की तरह का एक ये है, लेकिन हमारी लॉजिक उसमें आपने क्या रखनी है कि जॉब्स पैरामीटर्स से, जॉब अगर मैनेजर हो इतने पर्सन, अगर एनालिस्ट है तो इतने पर्सन। लेकिन इसने यहाँ पे क्या रखा फैक्टर कि जिन लोगों की सैलरी 5,000 से कम होगी उनको ये देना है 10%। जो हो गया, तो करने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल ये लॉजिक है, क्योंकि इसमें जो है वो सेंटेक्स को समझ आ ही गया है, लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी आपको पता है ये कर्सर से सब क्यों, यानी कि कर्सर एनी स्टेटमेंट है, ये तो पता ही है आपको कि ये आपने एक टेबल लिखा और ये एक और रन टाइम पर टेम्परेरी इनलाइन व्यू जिसे आप बोलते हैं, ये इसका नाम क्या बन गया? T2। अब टेबल का नाम है T1 जो कि आपका एक्चुअल टेबल है, और T2 जो आपका एक टेम्परेरी टेबल मेमोरी में बना, इसका नाम T2 है। अब इनको ज्वाइन करके डेटा देख रहा है ऊपर, कर्सर आगे जो मर्जी है। असल यहाँ बता रहा है कि आपकी कर्सर में फ्लेक्स स्टेटमेंट इस टाइप की भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि आपका, हम यहाँ पे कर रहे थे फाइल, यहाँ पे होना, हमने एक्सप्लिसिट कर्सर्स को हमने देखा, डिटेल से देखा, आगे फिर हमने एडवांस कर्सर भी देखा, थोड़ा सा मैंने आपको रेफ कर्सर का भी तारीफ मैंने दिया था आपको एडवांस की। तो एक टॉपिक मैंने छोड़ा था इम्प्लिसिट कर्सर का पीछे, तो मैंने बताया था कि कर्सर का नाम क्या होता है? एसक्यूएल होता है, और वो चारों स्टेप खुद करता है, उतनी तेजी से करता है। एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट डीएमएल के ऊपर वो चारों स्टेप खुद परफॉर्म करता है। सिर्फ फर्क क्या है कि उसका एक कर्सर का नाम क्या होता है? एसक्यूएल होता है। अच्छा, अब मैं एक एनोनिमस ब्लॉक के अंदर एक मैं काम करने जा रहा हूँ। अपडेट emp set sal is equal to this one, and where ename is equal to spot नहीं पढ़ा आपने? अच्छा अच्छा, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा, इस पे कोई इसने बताया कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? क्या आया? हमें इसमें वही बात, हमें कोई पता तो नहीं लगा ना क्या हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं डिलीट दे दूं, वो भी ऐसे ही करेगी, तो फिर मुझे कैप्चर तो करना है ना कि ये उसने कुछ किया कि नहीं किया। तो इसके पीछे क्या परफॉर्म हुआ है? इम्प्लिसिट कर्सर। जब इम्प्लिसिट कर्सर परफॉर्म हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड से पहले पहले वो कर्सर के एट्रीब्यूट्स, जो लास्ट कर्सर परफॉर्म, जो लास्ट इवेंट हुई है, उन कर्सर एट्रीब्यूट से मदद ली जा सकती है कि इसमें कोई रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया, जो एसक्यूएल परसेंटेज वो काम, ठीक है। अगर हम उसकी मदद ले लें, यहाँ पे एक और डिक्लेयर, या मैं अगर डायरेक्टली मैं वेरिएबल नहीं करता क्योंकि वो वेरिएबल है एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, तो क्या करूँ? pbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, कर्सर का नाम क्या है? एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट। क्या है?
कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा पेश कर दें, यहाँ पे क्या लिखें? अच्छा, लॉगिन आपको हाँ एक आवाज कम है। ही ना फैन की हाँ माइक दूसरा एक्सटर्नल लगा हुआ है। चलो मैं और पास कर देता हूँ उसके लिए, बैठा नहीं जा रहा, पीछे भी आ गया। अच्छा, इसमें क्या करना चाह रहे हैं, जीरो ना आए? नहीं, इसके साथ में चाह रहा था कि कुछ लिखा हुआ आ जाए ना, ये कुछ किया है हमने, क्योंकि हमने अपडेट किया है, तो यहाँ पर कह दें जैसे वो आमतौर पे लिखा हुआ आता है। मुझे गुस्सा से बड़ा आता है कि मुझे करता हूँ ऐसे। रोज देखा नहीं पता, रोज अपडेटेड जीरो हो। ठीक हो गया। अब इसका कोई रिकॉर्ड अगर बाकी हम करते हैं तो नाम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड रखें, ठीक हो गया, रोल बैक करते हैं। तो ये था इम्प्लिसिट कर्सर, तो ये तो खत्म हुआ। 7 एक्सरसाइज आपके लिए। इसका मतलब है जितनी आपने पीएससी को रिकॉर्डिंग हाँ कर